चलिए तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का हमने फॉर्मेट देख लिया। एक सेकंड, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बोलेगा कि जर्नल एंट्री पास करिए। तो आपको पता है जर्नल एंट्री से हमारा क्या बनता है, लेजर अकाउंट। यानी कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि लेजर बना दिए तो उसे जर्नल एंट्री भी बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है। तो फॉर एग्जांपल पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर दूं साइज। ट्रेडिंग अकाउंट ये डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ये सारा ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग, टू वेजेस, ये करके, ठीक है। दूसरा फिर क्रेडिट साइड में जो है, क्रेडिट साइड में है कहने का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा और ये सब उसमें डेबिट हो रहा। यानी इस केस में हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या एंट्री डाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो जाएगा टू ट्रेडिंग, ठीक है। अब एक बस जो इसमें ट्विस्ट होता है ये होता है कि जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इस दोनों के केस में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ना लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे जर्नल एंट्री पास करते रहे। क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, वो कहाँ ट्रांसफर होना है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उस केस पे क्या जर्नल एंट्री बन जाएगा। देखो भाई मैं अभी तुम्हारा बात नहीं सुन रहा हूँ, अगर कुछ गलत भी बोल रहा हूँ पहले सुन लो, तुमसे हाथ जोड़ के विनती है मेरा, ठीक है। बाद में भी डाउट करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं सुन भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। मतलब सुन तो रहा हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। ये नहीं कि गलत बोल के बोलो कि सर हम तो उस टाइम बोले थे आप कुछ बोले, ठीक है। हाँ, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक। ये नरेशन में दे दोगे बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे ही ग्रॉस लॉस है यानी कि P&L डेबिट टू ट्रेडिंग। कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम लोग डिस्कस मतलब इसका जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। तो ये रहा पहला जर्नल एंट्री, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सब जो डेबिट साइड में है एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। दूसरा एंट्री मैंने क्या बोला था, दूसरा हो जाएगा हमारा सेकेंड सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा अगर तुम देखो, अगर थोड़ा सा एनालिसिस कर ले तो कोई बुराई नहीं है। याद करो जब सेल्स होता है तो उस टाइम सेल्स क्या हो जाता है, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया। यानी कहने का मतलब सेल्स को हमने नेट ऑफ कर दिया। अगर ट्रेडिंग अकाउंट P&L बनाने के बाद अगर हम देखें तो सारा इनकम और सारा एक्सपेंस का बैलेंस नील हो जाता है, कह सकते हैं ये बात। हाँ। फिर क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए भी यही डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ ग्रॉस प्रॉफिट के केस में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। और या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर ग्रॉस लॉस है तो उस केस में P&L वो क्रेडिट हो जाएगा डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यही चार जर्नल एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के केस में बनता है। और इसी तरह हम लोग क्या देखेंगे फिर जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे उस टाइम भी हम लोग ऐसे ही जर्नल एंट्री देख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अच्छा एक चीज अब देखते हैं हम, कुछ तो थ्योरेटिकल देख लें ग्रॉस ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेफिनेशन और फिनिशिंग थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। इट इज द
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पता ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो बोल सकते हैं इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows result of buying and selling of goods या services as the case may be during accounting year। मैं शुरू से ही ये बात बोल रहा हूँ क्या कि जो मेरा फाइनेंशियल ट्रेडिंग अकाउंट है वो किस चीज में डील करता है, वो चीज जिस चीज में हम हमारा बिजनेस ऑपरेट करता है उससे रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस है। तो इनकम में क्या है, इनकम तो सीधे बनता है मेरा सेलिंग ऑफ गुड्स से, और एक्सपेंस में बाइंग तो होगा ही होगा, जैसे कि आपको पता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हम लोग परचेज ले लेते हैं, और उसके अलावा और भी जो भी डायरेक्टली रिलेटेबल खर्चे हैं, यानी कि मेनली रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो सारा हमारा ट्रेडिंग में कवर हो जाता है। फिर इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या दिखाता है, इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, gross profit and gross loss एंड ग्रॉस लॉस। gross loss अब बात करते हैं कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक होता है, एक तो सिंपल सा नेट परचेज होता है। क्या होता सर है, आपकी आवाज कट रही है, एक सेकंड, नेट इशू है। अब आ रहा है, हाँ आ रहा है ना? हाँ हाँ एक तो सिंपल परचेज होता है, तो परचेज तो हमें पता है। जब बोले नेट परचेज, इसका मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेस रिटर्न। वैसे ही नेट सेल्स, नेट सेल्स कहने का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरा, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या था? एक है हमारा एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज कहने का मतलब ओपनिंग स्टॉक वही में प्लस कर दो नेट परचेज, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हो जाता है हमारा एडजस्टेड परचेज, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। इसको शॉर्ट में COGS भी बोलते हैं। इस पे आ सकता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जो भी मेरा, अगर शॉर्ट में बोले तो जो भी मेरा डेबिट साइड में आ रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड आइटम, डेबिट साइड आइटम्स एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि वो तो बैलेंसिंग फिगर है, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, COGS। यानी दूसरे बड़े टर्म्स में अगर बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज कहने का मतलब नेट पर, हाँ ठीक है, परचेज यानी नेट परचेज, ठीक। इसको थोड़ा सा इधर और ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो भी हमारे एक्सपेंसेस है प्लस जो भी अदर एक्सपेंसेस डेबिट हुए हैं प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है, और माइनस क्या, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो जाता है COGS, ठीक है। यानी अगर तुम देखो तो COGS में क्या क्या कवर हो गया, अगर हम इसको फॉर्मेट से कंपेयर करें,
ठीक है। यहाँ तक अगर हम फॉर्मेट से कंपेयर करें तो यहां से लेके यहां तक तो कवर हो ही गया सीओजीएस में, और ये भी लेस हो गया। यानी कि अगर सीओजीएस में हम सेल्स को कंसीडर कर ले तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस तो ऐसे ही निकल जाएगा। बात समझे? हाँ। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट अगर केस है तो मेरा दोनों साइड टोटल होता है, क्रेडिट साइड का टोटल और इस साइड का टोटल, और फिर जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। तो सीओजीएस में क्या करना पड़ेगा? सीधे अगर हम सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। सेल्स, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना तुम। ठीक है, एक सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेल्स माइनस सीओ जीएस इज डायरेक्टली इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो हम किया करते थे फॉर्मेट बेस्ड में, उसमें अगर ध्यान से देखें हम तो क्या बोलते थे? सेल्स में ऐड कर दो क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद माइनस कर दो ये सारा डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और इसके अलावा जो भी है उसको मान लेते हैं, सबको एक्सपेंस बोल देते हैं। यही बोलते थे ना हम। तो ध्यान से देखो तो सीओजीएस क्या होता है? सीओजीएस यानी कि ये यही होता है। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस प्लस वाला सब कुछ वो तो इजीली समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जो मेरा सेल्स है ये दोनों यहाँ पे कॉमन हो गया। एक सेकंड, यहाँ पे दोनों सेल्स कॉमन हो गया हमारा यहाँ पे। अब ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? सीधे ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो बात समझ गए? यानी दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक, तो हाँ, तो मैंने वही करा है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस किया था, पिछले कुछ वीडियोस में था वो, जिसमें हमने बात किया था किस चीज का? कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट भी दो टाइप का होता है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। तो जो एक्सपेंडिचर वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, उसमें हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो टीएस ग्रेवाल सर का बुक है, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 अगर देखें आप तो उसमें लिखा है स्टेट वेदर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। पहला है सेकेंड हैंड कार was purchased for a sum of 1 lakh. A sum of 10,000 was spent on its overhauling. देखो, पहला तो सेकेंड हैंड कार परचेज हुआ 1 लाख का, तो उसने कौन से वाला? तो जो हमने सेकेंड हैंड कार पे परचेस करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए, वहां पे हमारा फिक्स्ड एसेट बन रहा है, तो यहाँ पे तो क्लियर है कि वो मेरा क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब जब भी कोई हम नया एसेट परचेस करते हैं, चाहे वो फर्स्ट हैंड हो या सेकेंड हैंड, उस केस में जो भी उसमें स्टार्टिंग में खर्च लगता है, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन हो गया, फिर कैरेज का खर्चा हो गया, वेजेस का खर्चा हो गया, उससे रिलेटेड ओवरऑलिंग का खर्चा, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। ठीक है, तो वो दोनों ही 1 लाख और 10,000 दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सेकंड, 25,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। अभी मैंने बताया इंस्टॉलेशन से रिलेटेड भी एक्सपेंसेस उसी में ऐड होता है, तो वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिपेयर्स फॉर 5,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस, यानी कि रिपेयर का खर्चा कैपिटल नहीं होता है, वो रिकरिंग नेचर का होता है। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट वो खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वो, और उससे कुछ भी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता है एसेट का। ठीक है, तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि इसमें भी हमारा कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर, यानी कि जो भी हमारा कॉस्ट है एयर कंडीशन का, ठीक है, यानी ऑफिस को पूरा एयर कंडीशनिंग किया हमने, तो मशीन है एयर कंडीशन भी, एसी भी मशीन है, तो ऐसे क्रिएट हुआ।
यानी कि वो भी हमारा कहाँ चला जाएगा, वो भी चला जाएगा रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पढ़ते हैं हम इलस्ट्रेशन सेकंड। ये भी स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग इज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला है कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ द मशीन, यानी कंपनी ने मशीन परचेज किया। अब पता है आपको बाहर से जब भी आप सामान खरीदते हो तो एक टैक्स देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो अगर हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, जो स्टार्टिंग में हमको मशीनरी को यूजेबल कंडीशन में करने के लिए करना पड़ेगा, वो सारा भी कैपिटल होगा। तो कस्टम ड्यूटी चाहे वो टैक्स है वो भी हमारे उसी फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सेकेंड, वेजेस पेड इन कनेक्शन विद इरेक्शन ऑफ द न्यू मशीनरी। नया मशीनरी हमने परचेज किया, उसको इंस्टॉल कराने के लिए, इरेक्ट कराने के लिए हमने वेजेज पे किया लेबर को, ठीक है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, यानी ये भी उसी फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है, तो ये भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तीसरा, 5000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री को रीपेंट कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री नया बना है और उस टाइम उसको पेंट कर रहे हैं तब तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, फैक्ट्री बिल्डिंग के नाम से आ जाता। लेकिन ये जो फैक्ट्री है वो ये जो पेंटिंग है ये रीपेंटिंग हो रहा है, यानी बाद में 1-2 साल बाद, 4 साल बाद पेंट हो रहा है, यानी कि इससे कोई भी मेरा एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। रिपेयर फॉर 2000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ द मशीनरी। ये भी पता है रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू सॉरी रिपेयर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। 10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करता और रिकरिंग नेचर का होता है, डे टू डे एक्सपेंस होता है, इसलिए ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो अब हम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब हम प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड वो अब सॉल्व करेंगे।